वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 30 जून 2020 है और डियर फ्रेंड्स दिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट के साथ। नेवर बेंड योर हेड, ऑलवेज होल्ड इट हाई, लुक द वर्ल्ड स्ट्रेट इन द आई। इसका बहुत ही एक बेसिक मतलब में अगर आपको समझाऊं तो ये है करेज, हिम्मत जिसको हम कहते हैं। करेज जो है ये एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही एक मूलभूत चीज़ है, एक रूट है। आपके सपने भी उसी प्रकार के होंगे जिस प्रकार की आपकी हिम्मत है। जितनी हिम्मत आपकी ज़्यादा होगी उतने बड़े सपने आप देख पाएंगे। आप देखिएगा इस ये जो मैंने आपको बताया, राइट, कई लोग जो हैं वो अपने आप के बारे में अच्छा सोचने से भी डरते हैं। तो दैट इज़ द वेरी बेसिक थिंग। तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए। नेवर बेंड योर हेड, ऑलवेज होल्ड इट हाई, लुक द वर्ल्ड स्ट्रेट इन द आई। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए। इट कवर्स बोथ योर प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर टोटल 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल जो है वो चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। सेकंड आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में से है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे, ये भी इंडिया चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। थर्ड जो है ये एक प्रोजेक्ट है स्टार्स। ये स्टार्स प्रोजेक्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, तो इसमें क्या क्या फॉल्ट्स हैं वो देखेंगे। फिर इज़राइल पैलेस्टाइन के बारे में लिखा गया है एक आर्टिकल। ये आर्टिकल लिखा है हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब ने। और लास्ट में जो आर्टिकल है ये है फूड सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ यूनिवर्सल, जो एक पीडीएस सिस्टम है उसको यूनिवर्सलाइज करने के बारे में इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। 26 जून 2020 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अगर आप स्टेटमेंट एनालाइज करें, अगर उसको पढ़ें, तो ये चीज़ क्लियर है कि बीजिंग यानी कि चाइना के साथ जो डील करने का जो भी एक धैर्य भारत ने रखा था वो अब एक डेड एंड तक पहुंच गया है। आपको याद होगा मई 2020 की बात करें, एक महीने पहले जो MEA से स्टेटमेंट आते थे वो स्टेटमेंट किस प्रकार के थे? वो स्टेटमेंट ये थे कि LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर दोनों देशों के डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये एक लाइन है, तो चाइना का कहना ये है कि हमारी बॉर्डर यहाँ तक है और इंडिया का कहना ये है कि हमारी बॉर्डर यहाँ तक है। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ऐसा एक डिफरेंसेस का सहारा या फिर डिफरेंसेस के बारे में बताया जाता था कि दोनों देशों के बीच में इस लाइन को लेकर, इस बॉर्डर को लेकर डिफरेंसेस हैं। लेकिन अब क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि भारत जो है वो अब थक चुका है इन द सेंस कि अब बीजिंग यानी कि चाइना के साथ डिस्कशन करने के क्या इतने कोई ख़ास फ़ायदे हमें नज़र आएंगे। क्योंकि कल हम बात कर रहे थे कि कैसे 6 जून को पूरी डिस्कशन हुई और 15 जून को उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं उन्होंने इस चीज़ को माना है, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि चाइना जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा वहाँ पर एक एक पूरा अपना टेंट और एक सेटअप वहाँ पर तैयार कर दिया है। चाइनीज़ बिल्डअप एंड क्लैशेस विद इंडियन ट्रूप्स हैड ए लार्जर कंटेक्स्ट। इसका एक बहुत बड़ा परिणाम भी, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी इसका हमें देखने को मिल सकता है। 2020 में ये जो PLA है, चाइना की आर्मी जो है, जिसको PLA कहते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो ये जो चाइनीज़ आर्मी है उनका बिहेवियर 2020 में ऑल ऑफ द सडन बदल चुका है। एक बहुत ही वियर्ड, एक बहुत ही नया बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है। कल ही मैं आपसे बात कर रहा था इज़न्ट के 2013 में, 2014 में, 2017 में उन्होंने जो स्टैंड लिया, उनका जो बिहेवियर था वो बिहेवियर अब पुराना हो चुका है। अब एक नई रियलिटी में हम एंटर कर चुके हैं। MEA admitted that PLA has built up large armed presence since May 2020। मई 2020 से उन्होंने PLA ने यानी कि चाइनीज़ आर्मी ने एक बहुत बड़ा आर्म्ड प्रेजेंस भी यहाँ पर स्थापित कर दिया है। भारत ने यह भी बताया अपने स्टेटमेंट में
कि पीस और ट्रैंक्विलिटी, यहाँ पर जो एक शांतिमय वातावरण है एलएसी का, वो हमारे हाथों में नहीं है, वो चाइना के हाथों में है। हम तो यहाँ पर पीस ही चाहते हैं, लेकिन चाइना जो है वो यहाँ पर ट्रबल मेकर का काम कर रहा है, वो यहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर रहा है। तो शुरुआत उन्होंने की है तो ख़त्म भी उनको ही ये करना पड़ेगा। अगर वो बार बार हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे और हमारे ऊपर ये थोपते रहेंगे कि हमें चेंज करना है, तो हमें नहीं चेंज करना है। हमने आपके एरिया के अंदर इंट्रूजन नहीं किया है, आप हमारे एरिया में यहाँ पर आए हैं और आपने इंट्रूजन किया है। ओवरऑल जो मैसेज मुझे यहाँ से मिल रहा है वो ये है कि पुराने जितने भी, खास करके 1993 से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुए थे एलएसी को लेकर, मैं ट्रेड के और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के बायलैटरल एग्रीमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जो 1993 से आज तक जितने भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए थे, उन एग्रीमेंट्स में हमने ये तय किया था कि हम दोनों देश मिलकर जो हैं यहाँ पर एक शांतिमय वातावरण क्रिएट करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि कोई इश्यूज़ ना हो दोनों देशों के बीच में। ये सारे एग्रीमेंट्स, ये सारी जो मेहनत है, लगभग 20 सालों की मेहनत जो है, उसे भी लगभग 17-20 सालों की जो मेहनत है, इनफैक्ट आई एम सॉरी अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट 27 ईयर्स, राइट, इजंट इट? 1993 से लेकर आज तक तो 27 ईयर्स की जो मेहनत है और एग्रीमेंट्स जो हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है बिकॉज ऑफ दिस चाइनीज़ वायोलेशन। भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? भारत के पास ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर 3। एक है मिलिट्री एक्शन, क्या हम केपेबल हैं? ऑफ कोर्स यस, हम केपेबल हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट, दुनिया के अलग अलग जो हमारे मित्र देश हैं, वे सारे देश जो चाइना के अगेंस्ट में हैं, वे सारे देश जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ जिसको कहते हैं, तो इन सारे देशों का सपोर्ट हासिल करना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड चीज़ जो है वो ये है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करना, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करना। ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में एक चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि आप मिलिट्री एक्शन लेंगे तो चाइना भी चुप बैठेगा। इंटरनेशनल सपोर्ट आप क्रिएट करेंगे तो चाइना चुप नहीं बैठेगा। अगर आप उनके प्रोडक्ट्स बंद करेंगे तो हमारी फैक्ट्रीज़ के ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट होगी। वैसे डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन वे सारे स्टूडेंट्स जो DFNA को फॉलो नहीं करते तो उनके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। हमारे देश में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना से आते हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये चाइना के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे लिए ये RM यानी कि रॉ मटेरियल है। तो ये प्रोडक्ट्स हमारी फैक्ट्रीज़ में प्रोसेस किए जाते हैं, इसमें कुछ या असेंबल किए जाते हैं या फिर इसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती है, उसके बाद हमारे देश के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट हम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हमारी मार्केट के लिए और इंटरनेशनल मार्केट में भी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो चाइना से अगर हम सारे एक्सपोर्ट्स को बंद कर देंगे तो हमारी फैक्ट्रीज़ के ऊपर भी, इसकी शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म यानी कि एक साल 1.5 साल के लिए एक डिस्रप्शन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छी बात है। लेकिन हमारी फैक्ट्रीज़ को भी हमें बचाना है, तो इसका एक मॉडरेट रास्ता हमें निकालना पड़ेगा कि बेस्ट रास्ता क्या है कि वे सारे प्रोडक्ट्स जो एसेंशियल हैं उनको हम मंगवाएं, नॉन एसेंशियल आइटम्स जो हैं उनको हम ड्रॉप कर दें। मिलिट्री एक्शन, ये सारी चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, उनके लिए हमें तैयार होना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सरकार को जो करनी चाहिए वो है विन द ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपल। इंडियंस, हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं भारत के, तो उनका ट्रस्ट जीतना, राइट, ओपोजिशन लीडर्स को कॉन्फिडेंस में रखना, देश को कॉन्फिडेंस में रखना, ये जो है ये बहुत ही, ये एक ताकत के तौर पर काम करता है। तो ये चीज़ भी भारत को करनी चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कुछ और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। एक रियलिटी जो हमें एक्सेप्ट करनी है वो ये है कि चाइना जो है वो कहीं नहीं जा रहा है, चाइना इज़ गोइंग टू स्टे हियर। पता है, चाइना एक बहुत बड़ी गेम खेल रहा है। आज मैं जब ये आर्टिकल्स को पढ़ रहा था, दूसरे भी आर्टिकल्स चाइना के ऊपर लिखे गए हैं, तो मैं इसका एनालिसिस कर रहा था। मैं सोच रहा था कि ये सारी चीज़ें चाइना जो हैं वो क्यों कर रहा है। हमारे देश में ये डिबेट चल रही है न्यूज़ में, पॉलिटिक्स में, कि चाइना कुछ 100 मीटर्स या फिर 200 मीटर्स हमारे एरिया में घुस चुका है। क्या
आपको इनकी बिग गेम नज़र आ रही है, चाइना की बिग गेम, जो शायद आपको कहीं पर पढ़ने ना मिले, लेकिन ये मेरा एक एनालिसिस है और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। चाइना जो है वो हमारे देश की सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे देश में ये डिबेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि चाइना जो है मीन्स यहाँ तक आ गया है और भारत सरकार क्या कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे नहीं पता कि आपका ध्यान यहाँ तक गया है या नहीं, लेकिन चाइना हमारे देश में हमारे लोगों के अंदर एक फियर जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, एक भय पैदा कर रहा है चाइना। आर्टिकल 370 को जब रिमूव किया, उसके बारे में हमने कल बात की थी। हमने ये जो रोड है DSDBO रोड, इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में हमने कल विस्तार से चर्चा की थी। चाइना, मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो LAC है, ऑल अक्रॉस LAC, उन्होंने आर्टिलरीज और बड़ी गन्स पूरा बल्कअप कर दिया है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गन्स और ज़्यादा लोगों को वहाँ पर तैनात कर दिया, अपने ट्रूप्स को वहाँ पर सेंड कर दिया है। और अपना एक्सपांशन जो है, अपना मीन्स एक मिलिट्री बेस टाइप जो है वो यहाँ पर बढ़ा ही रहे हैं। तो चाइना जो है वो ये एक सरकार के अंदर ये भय पैदा करना चाहता है कि भविष्य में, फ्यूचर में कभी भी अगर आप ऐसी कोई चीज़ करेंगे जिससे चाइना डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट होगा, तो आप दो बार नहीं 100 बार सोचेंगे। ये भय पैदा करना चाहता है और हमारे अंदर भी, इंडियंस के अंदर ये भय पैदा करना चाहता है कि चाइना जो है वो यहाँ पर आ चुका है और आपकी सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही है। तो दिस इज़ द टाइम, चाहे कांग्रेस की सरकार होती या फिर बीजेपी की है सरकार, NDA है, यूपी है, कोई भी सरकार क्यों ना हो, इट डजेंट मैटर, कांग्रेस, बीजेपी, जो भी एक्सेट्रा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, देश के सामने ये कुछ नहीं है। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर एवरी वन ऑफ अस कि हम सब भारत सरकार के साथ खड़े रहें, हम उनको सपोर्ट करें। लेट मी टेल यू वंस अगेन, मुझे पता है कि आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि इतना क्लैरिफिकेशन देने के बाद भी कहेंगे कि आप सो कॉल्ड भक्त हैं और पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। नॉट एट ऑल, मुझे किसी भी पार्टी से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, अगर मिलती भी तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज आई एम एन एजुकेटर फर्स्ट, राइट, एंड आई विल ऑलवेज बी कि एजुकेटर के तौर पर आई हैव टू बी वेरी इम्पार्शियल। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पर पक्ष नहीं ले रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं भारत के साथ खड़े रहने की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो चाइना जो है उनके पास फ़िलहाल तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है चाइना को हम मिलिटरीली तोड़ डालें, ऐसा कोई भय नहीं है फ़िलहाल। दूसरे कोई ऐसे इम्पैक्ट नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह सके कि चाइना यहाँ से चला जाएगा। चाइना यहाँ से इतना ईजिली नहीं जाएगा और ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम भी है, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। इस चैलेंज को देश जो है वो सॉल्व डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन उनका जो मेन एजेंडा है वो क्या है, वो एक भय पैदा करना चाहते हैं कि भविष्य में कोई भी ऐसी चीज़ हम ना करें जिससे चाइना को परेशानी हो। चाइना वॉन्ट्स टू स्केयर अस टू सच एन एक्सटेंट दैट द नेक्स्ट टाइम व्हेन वी बिल्ड अ रोड वी थिंक ट्वाइस। इंडिया नीड्स टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न। बुल बाय इट्स हॉर्न का मतलब ये होता है कि जो भी मुसीबत है उसको हेड ऑन, राइट, उससे हम पीछे ना हट जाएं, उससे हम दूर ना चले जाएं। वो जो मुसीबत आ रही है उसको हम सामने से एक्सेप्ट करें, उसको पकड़ें और उसको सॉल्व करें। 15/6/2020 15 जून को जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट के बाद चाइना ने अपने ट्रूप्स और आर्टिलरीज और ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर काफ़ी इंक्रीज़ कर दी हैं। तो अब हमारे मन में एक दिमाग में प्रश्न डेफिनेटली पैदा होता है कि क्या चाइना इतना ताकतवर है, क्या चाइना को हराना जो है वो इम्पॉसिबल है? नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, राइट। भारत जो है ये एक बहुत ही करेजियस कंट्री है, बहुत सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट में है, बहुत सारी चीज़ें शायद हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी भारत एक ऐसा देश है कि सारे चैलेंजेस के होने के बावजूद भी हम हमेशा आगे बढ़े हैं। चाइना भी बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर वल्नरेबल है। देखिए, चाइना अपनी इंफॉर्मेशन कभी भी बाहर रिलीज़ नहीं करेगा। हमारे 20 जवान जो हैं उन्होंने हमारे देश के लिए अभी प्राण की आहुति दी। चाइना के भी कुछ 45 जितने सोल्जर्स जो हैं उनको मार गिराया है हमारी फोर्सेस ने, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली चाइना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। चाइना अपने आप को क्या दिखा रहा है? चाइना अपने आप को एक बहुत ही बड़ा एक बिग एज ए बुली, कि एक बहुत ही मस्कुलर कंट्री जिसको आप हरा नहीं सकते, ये एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आप उनके एक भी सोल्जर को मार देंगे, राइट, तो उनकी
इमेज जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है, वो उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। आई होप यू गॉट द मैसेज हियर, राइट। आपको पता चल गया होगा व्हाट आई एम सेइंग, कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा देश जो अपने आप को बहुत ही हिम्मतवान और बहुत ही ताकतवर दिखा रहा है, उनका अगर आप छोटा सा भी नुकसान करेंगे तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, इज़न्ट इट। इंडिया नीड्स टू एक्सपांड द थिएटर ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। वो एलएससी में हमें हमारे साथ इश्यूज कर रहे हैं, हम दूसरी जगह पर उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न इंडियन ओशन, ये वाला रीजन जो है, एक तो ये देख लीजिए, ये जिबूटी है और ये पाकिस्तान में यहाँ पर है ग्वादर। ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर चाइना जो है अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। यहाँ पर चाइना की जितनी भी शिप्स हैं ये वाले पूरे रीजन में, तो उनको ट्रबल करने की, उनको परेशान करने की शुरुआत जो है वो भारत नेवी बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है, राइट। उनको रोकना, उनके ऊपर पाबंदी लगाना, चेकिंग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रबल हो जाएगा। फिर जिबूटी और ग्वादर में जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको और ज़्यादा ट्रबल में डाल सकते हैं, उसको और ज़्यादा डिले कर सकते हैं। मालाबार एक्सरसाइज में चारों क्वाड मेंबर्स मिलकर, क्वाड मेंबर्स कौन कौन हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये चार मेंबर्स मिलकर मालाबार एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे चाइना को क्लियर मैसेज मिल जाएगा कि ये चार देश मिलकर जो हैं भारत के अच्छे दोस्त भी हैं, भारत के अच्छे रिलेशनशिप हैं और आपके ऊपर प्रॉब्लम्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ भारत 5 आइज नेटवर्क को ज्वाइन कर सकता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 5 आइज नेटवर्क है, आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें 5 देश हैं, एक है यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये 5 देश 5 आइज ग्रुप के मेंबर्स हैं और सीक्रेट जो इंटेलिजेंस डेटा है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। चाइना का डेटा भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो भारत इसमें जॉइंट हो जाए तो चाइना का और ज़्यादा इंटेलिजेंस या फिर जो खुफिया डेटा है वो हमारे पास आएगा। स्टॉप चाइनीज़ इम्पोर्ट्स स्ट्रेटेजिकली, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बहुत ही सोच समझ कर, इम्पोर्ट्स तो बंद करने ही हैं लेकिन बहुत ही सोच समझ कर। अच्छा हुआ कि हमने RCEP को ज्वाइन नहीं किया, अगर इसको ज्वाइन किया होता तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ट्रबल होता, लेकिन गुड थिंग इज़ कि भारत ने इसको ज्वाइन नहीं किया। ह्यूवेई कंपनी जो दुनिया के अलग अलग देशों में 5G टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं, अब उनके लिए भारत तो एक सपना जो था वो टूट गया। भारत में आई एम श्योर अब ह्यूवेई कंपनी को यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी और भारत को USA, यूरोपियन यूनियन और ताइवान जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करना चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लगभग 80% की चीज़ें जो होती हैं उनके ऊपर ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाती, तो चीज़ें जो हैं वो आराम से एक दूसरे को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इसके बारे में भी भारत को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो भारत उठा सकता है। होप आपको ये दोनों जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उससे एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी मिला होगा और ये कोई ऐसी हवा में बातें नहीं थी। दिस आर द रियल थिंग्स दैट वी कैन डू एंड क्रिएट ट्रबल्स फॉर चाइना। द स्टार्स प्रोजेक्ट नीड्स एन ओवरहॉल। ये स्टार्स प्रोजेक्ट किसका है? ये प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक का। $3 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वर्ल्ड बैंक जो है वो हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहता है 6 राज्यों में। आत्मनिर्भर भारत जो है इसका मेन प्लान क्या है कि हमारे देश में हम चीज़ों को पैदा करें और सिर्फ चीज़ों को नहीं, यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो भी हम हमारे देश में पैदा करें। सेवाएं जो हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो एजुकेशन भी एक सेवाओं का ही पार्ट है, जो सेवाओं का क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर, तो उसका ही पार्ट है एजुकेशन। हमारे देश में एजुकेशन के बारे में बात करें तो मैं बहुत ही क्विकली एक बहुत ही ब्लंट या फिर एक बहुत ही जो रियल चीज़ है वो आपको बता दूं। हमारे देश में एजुकेशन जो है वो किसके हाथों में है? वो है प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। जस्ट लाइक हेल्थ, एजुकेशन भी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। कुछ हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं नो डाउट जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। और पब्लिक स्कूल यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स की सिचुएशन क्या है वो हम सब जानते हैं। बहुत सारी अच्छी स्कूल्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे देश में 90% या फिर 80% गवर्नमेंट स्कूल्स होनी चाहिए और 20% जो हैं वही प्राइवेट स्कूल्स होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर शायद चीज़ें जो हैं वो अदर वे राउंड है। एनीवे, ये जो स्टार्स प्रोजेक्ट है उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
प्रॉब्लम में ये है कि स्टार्स हैज़ मिस्टेकन अंडरस्टैंडिंग दैट द स्टेट कैपेबिलिटी शुड बी बिल्ड बाय गिविंग ए लार्जर रोल टू नॉन स्टेट एक्टर्स एंड बाय इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ये स्टार्स प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक का ये मानना है कि अगर आपको सरकार मीन्स जो मैकेनिज्म है, नॉट एज ए सरकार यानी कि बीजेपी कांग्रेस की सरकार यानी कि अगर आपको एक सोसाइटी को इम्प्रूव करना है, एक देश को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे कि प्राइवेट प्लेयर्स हैं, एनजीओज हैं, एक्सेट्रा, तो उनकी आप मदद करें और टेक्नोलॉजी से उनको मॉनिटर करें तो ऑटोमेटिकली सरकार को भी फ़ायदा होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इज़न्ट इट? आई एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल वेज या फिर सिंपल एग्जांपल्स। गवर्नेंस की बात करें, हमारे देश में ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स की यही कंप्लेन है और यही कंप्लेन एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी है। एक तो प्रॉपर उनके पास फिज़िकल चीज़ें नहीं हैं, उतने रूम्स, उतनी बिल्डिंग्स, राइट। फिर पैसों की बात करें तो फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते और बहुत सारी वैकेंसीज भी खाली हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक लंबे टाइम से टीचर्स, जजेस, टीचर्स, पुलिस, हॉस्पिटल का स्टाफ, हर जगह पर हमें ये वैकेंसी का इश्यू जो है, देश की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है लेकिन वैकेंसी जो है वो हर जगह पर आपको देखने को मिलती है। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। दूसरी चीज़, फ्रंट लाइन ब्यूरोक्रेसी। आप कभी भी बात कीजिएगा जो फ्रंट लाइन पर काम करते हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल्स हों, चाहे वो टीचर्स हों किसी स्कूल्स के, राइट, गवर्नमेंट स्कूल्स के, तो उनके साथ डिस्कशन करने से आपको ये चीज़ पता चलेगी कि वो लोग ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, उनको शॉर्टकट्स के बारे में, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में पता होता है। उनको ये पता है कि ये चीज़ ऐसे अगर करें तो इसकी एक इम्पैक्ट हो सकती है, लेकिन ऊपर से सारी चीज़ें जो है वो प्रोटोकॉल के तौर पर चलती है, यानी कि यही चीज़ जो है वो करनी है। डिसीजन जो है वो पिरामिड के टॉप पर लिया जाता है और टॉप बॉटम अप्रोच, यानी कि ऊपर से जो ऑर्डर आया वो आपको फॉलो करना ही है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके हाथों में। अगर आप बॉटम लेवल पर काम करते हैं तो बहुत सारे डिसीजंस आप खुद ले सकें, क्योंकि आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता है और आपको फिर टॉप लेवल को बताना है कि हमने ये डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि ये करना था, तो इसलिए हमने ये डिसीजन ले लिया है और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमने सोच समझ कर लिया है। आपको हमारे ऊपर मीन्स ये भरोसा जो है वो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं मिल पाएगी। ये मैनेजमेंट के कुछ नियम हैं। गोल मस्ट बी टू इम्प्रूव, नॉट जज एंड पनिश। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉटम लेवल पर काम करते हैं हमेशा सारे डिसीजंस टॉप लेवल पर होते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी इसीलिए स्लो हो जाती है। कोई एक चीज़ जो यहाँ के ऑफिसर को लगेगा कि ये ठीक है, तो वो वहाँ से नहीं कह पाएंगे ये ठीक है, ये रिपोर्ट लिखेंगे इनको, फिर ये जो है अपने बॉस को रिपोर्ट लिखेंगे, फिर ये अपने बॉस को रिपोर्ट लिखेंगे, फिर यहाँ से अगर हाँ का जवाब आएगा तो फिर यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ और फिर यहाँ पर आएगा। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ये ब्यूरोक्रेसी ऐसे काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जो ग्राउंड रियलिटी के जो कुछ इश्यूज़ हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते। तो डिसेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग के लिए बॉटम लेवल को एम्पावर करना होगा आपको। फिर सारी चीज़ें अगर ये सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से, देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं और आप आज अगर बात कर रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से चल रहा है। लेकिन अगर मैं बता दूं कि टेक्नोलॉजी ही सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है तो दैट्स नॉट राइट। टेक्नोलॉजी से बहुत सारे प्रॉब्लम से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलायंस करना या फिर उसके ऊपर निर्भरता, एक डिपेंडेंस रखना, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। लोगों को इन्वॉल्व करके चीज़ों को सॉल्व करनी होगी, तब जाकर एजुकेशन में एक हमें चेंज देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, इन 24 आवर्स पैलेस्टाइन फेसेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। सबसे पहले तो इस मैप को देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, दिस इज़ इज़राइल हियर, ये इज़राइल है, ये है पैलेस्टाइन। अब पैलेस्टाइन जो है इनके दो पार्ट्स हैं। एक है वेस्ट बैंक, ये वाला पोर्शन जो है पूरा, ये बॉर्डर आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ वेस्ट बैंक। और यहाँ वाला जो ये वाला पोर्शन जो है वो है गाज़ा स्ट्रिप, इसको गाज़ा स्ट्रिप कहते हैं, राइट। तो ये पैलेस्टाइन है, ये पैलेस्टाइन है और ये बाकी बचा जो है ये है इज़राइल। ओके, अब इनका एक लंबे टाइम से इश्यू चल रहा है, वो पूरी एक हिस्ट्री है इनकी। कभी अगर वक्त मिला तो डेफिनेटली मैं आपके साथ इसकी हिस्ट्री भी शेयर करूंगा, लेकिन आज उतना ज़्यादा तो वक्त नहीं है। अब ये जो पूरा रीजन है ये मेडिटरेनियन सी आप देख सकते हैं, राइट। ये डेड सी हैं, वो भी आपने इसके बारे में सुना होगा। डेड सी की स्पेशलिटी क्या है, इसकी खासियत क्या है, बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके,
तो 19 ये जो पूरा आपको बॉर्डर दिख रही है ये 1969 की सॉरी 1967 की सीज फायर की लाइन है, प्री 1967 सीज फायर लाइन। एनीवे 24 जून 2020 को यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस साहब ने यह बताया है, एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी यूएनएससी की, और इस मीटिंग में उन्होंने ये बताया है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने यह तय किया है कि 1 जुलाई 2020 को वो वेस्ट बैंक का जो एरिया है, ये वेस्ट बैंक एरिया, तो 30% जितना जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। ऑक्यूपाई यानी कि इनको हड़प लेंगे। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? एंटोनियो गुटरेस साहब ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग में। और ये भी बताया जा रहा है मीडिया में कि मिस्टर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या फिर यूएसए और इजराइल जो हैं ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यूएसए ने इस चीज़ के मीन्स इजराइल के इस मूव को सपोर्ट भी किया है। इंटरनेशनल लॉ को देखें तो किसी भी देश की ज़मीन को हड़पना, एनेक्स करना, चाहे आप युद्ध में जीत जाएं, चाहे फोर्स से आप कर ले, तो ये सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हिसाब से, और बार बार ये चीज़ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने भी यह बताया है, बार बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूएन जनरल असेंबली ने भी ये बार बार बताया है कि ये चीज़ जो है ये इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ हैं। ये आप इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस का ब्रीच कर रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इजराइल अगर ये चीज़ सोच रहा है तो एज़ पर इंटरनेशनल लॉ ये इलीगल चीज़ है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़, भारत के बारे में, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त है इजराइल, और पैलेस्टाइन के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं। और भारत जो है उनका हमेशा से एक स्टैंड रहा है, जो राइट चीज़ है उसमें आगे बढ़ना। तो भारत को यहाँ पर एज ए फ्रेंड ऑफ बोथ पैलेस्टीनियन पीपल एंड इजरायली पीपल हमें यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे इश्यूज यहाँ पर ना हो, क्योंकि मरेंगे कौन? इंसान, इज़न्ट इट? एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो यहूदी हो, ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बींग्स। तो एज ए कंट्री, एज ए नेशन, एज ए सेक्युलर कंट्री, भारत को यहाँ पर एक स्टैंड लेना चाहिए कि ऐसा झगड़ा दोनों देशों के बीच में ना हो, वर्ल्ड पीस के लिए। क्योंकि हम खुद देख रहे हैं हमारे यहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना जो है एक लंबे टाइम से ये करता है, तो हम तो फर्स्ट हैंड जानते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हैं उसके इम्पैक्ट जो हैं वो चलते ही रहेंगे, इसलिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द होल वर्ल्ड, क्योंकि भारत जो है उसका कोर प्रिंसिपल क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। सोचिएगा इसके बारे में। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, लास्ट आइटम जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस मीन्स लॉकडाउन से पहले भी सिचुएशन टफ थी, आप जानते हैं। हेल्थ सिस्टम जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में कोई भी लोग जो हैं वो भूखे ना सोएं, उनको पर्याप्त खाना मिले। और सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपीस का एक पैकेज डिक्लेयर किया था। इस पैकेज में यह है कि हर एक व्यक्ति को 5 किलो फूड ग्रेन और 1 किलो दालें मिलेगी, और ये फ्री होंगे उन सारे लोगों के लिए जो NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का पार्ट है। ये 3 महीनों के लिए है, ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। फिर आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है उसमें भी कुछ एडिशनल 8 करोड़ लोगों को इसमें ज्वाइन किया गया। द थिंग इज़, इनकी जो डेडलाइन है दोनों की, आत्मनिर्भर पैकेज की और ये PMGKY की, तो ये 30 जून यानी कि आज इसका लास्ट डे है। तो कल से क्या उनको ये नहीं मिलेगा, तो ये एक चिंता का विषय है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एज वी ऑल नो, इन सब मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने 3-4 महीने न्यूज़ ये फॉलो भी किया है और आपने न्यूज़ आइटम्स भी देखी हैं, इज़न्ट इट? वीडियोज़ देखे हैं, तो आपको पता है कि कितनी ख़राब सिचुएशन है बहुत सारे लोगों की। तो बेस्ट थिंग जो वो हम कर सकते हैं वो ये है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको यूनिवर्सलाइज कर दें। यूनिवर्सलाइज यानी कि देश का कोई भी व्यक्ति, राइट, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो और कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर उनको खाने पीने की चीज़ें चाहिए, अगर उनको फूड ग्रेन और पल्सेस चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल जाएंगे, सब्सिडाइज्ड या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे PDS, ये जो राशन कार्ड की शॉप है वहाँ से। तो इस चीज़ के बारे में सरकार को काम करना चाहिए। रामविलास पासवान जो हमारे PDS के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने भी ये बताया था कि 10 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने लिखा है कि ये PMJKY जो है उनको और 3 महीनों के लिए एक्सटेंड किया जाए, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए इसको एक्सटेंड किया जाए। सरकार
वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में काफ़ी मीन्स ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड है उसको एक मैजिक वॉन्ड की तरह या फिर एक जादुई छड़ी की तरह देख रही है कि इसके आने से सारे इश्यूज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, एक तो है नेटवर्क का इश्यू, ऑथेंटिकेशन का इश्यू। जब ये फेल होगा तब क्या होगा? क्या एक गरीब व्यक्ति को आप बोल देंगे कि आपका आधार कार्ड चल नहीं रहा है या फिर आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो नहीं हुआ है तो आप जाइए और भूखे सो जाइए? ये चीज़ तो होने नहीं दे सकते। फ्यूचर में मान लीजिए कि अगर कहीं पर अर्थक्वेक होता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा होता है तो उस टाइम पर ना तो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चलेगा, ना तो आपका कोई दूसरा ऐसा कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें चलेगी। मान लीजिए 1-2 दिन 5 दिन के लिए अगर चीज़ें बंद है, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। तो क्या कोई और एक ऐसा कंटिजेंसी प्लान नहीं होना चाहिए? एक बुक आप दीजिए उनको ऑफिशियल, कि वहाँ पर अगर कोई ऐसे केसेस हैं जहाँ पर किसी का फॉर वट एवर रीज़न आधार कार्ड उनका मिल नहीं रहा है, खो गया है, उनका फिंगरप्रिंट जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप उसको नोट डाउन कीजिए, उनका नाम, एड्रेस, उनका गांव का नाम, उनकी बर्थ डेट, ये सारी चीज़ें एड्रेस नोट डाउन करके फिर उनको चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर दीजिए और बाद में एक टीम को दिया जा सकता है, ये सारी डिटेल्स दी जा सकती है और उससे वेरीफाई किया जा सकता है। उनका फ़ोटो आप ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फ़ोटो अगर नहीं ले सकते तो फिर नाम और ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। तो ऐसी कोई व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए कि ये फुल प्रूफ हो जाए कि अगर कार्ड ना चले, टेक्नोलॉजी काम ना करे, तो भी लोगों के ऊपर भरोसा करके उनको चीज़ें मिल जाए, उनको खाने पीने की चीज़ों का डिनाई ना किया जाए। उसके पीछे एक रीज़न भी है कि हमारे देश में फूड स्टॉक जो है वो लगभग 100 मिलियन तक हो चुका है। बफर स्टॉक यानी कि कितना आपको मेंटेन करना है, 41 मिलियन हो चुका है, कितना 100 मिलियन जितना। और अगर आप खारिफ सीज़न को देखें, खारिफ सीज़न का प्रोडक्शन अभी जब आ जाएगा तो और ज़्यादा ये फूड स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा। अगर हम 85% देश की पॉपुलेशन को भी 10 किलो फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से दें तो भी हमें सिर्फ 47 मिलियन टन जितना ही सामान चाहिए। तो उससे तो कई ज़्यादा हमारे पास हैं, तो हम इसको यूनिवर्सलाइज कर देना चाहिए ताकि गरीब जो हैं वो उनको खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो मिल जाए। डियर फ्रेंड्स, अनलॉक 2.0 का नोटिफिकेशन बाहर आ चुका है। बहुत सारी चीज़ें बंद रहेगी, मेट्रो रेल सर्विसेज, सिनेमा, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल गैदरिंग्स, राइट, एकेडमिक एंड कल्चरल एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और जो कर्फ्यू हैं उसको एक्सटेंड किया गया है 10 PM से सुबह 5 बजे, रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होगा। बाकी जगहों पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग गाइडलाइंस जो हैं, स्टेट मीन्स अलग अलग स्टेट्स अलग अलग चीज़ों से इसको हैंडल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब आज देश को 4 बजे एड्रेस करने वाले हैं और मन की बात में उन्होंने ये बताया था कि हमें और ज़्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा क्योंकि अब अनलॉक हो रहा है तो केसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। कोरोना वायरस की रिकवरी का डेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर है, राइट, 58.67% तक पहुंच गए हैं। इंडिया चाइना के बीच में आज मुलाकात जो है वो ऑलरेडी चल रही है, एज वी आर स्पीकिंग नाउ। 2 टेररिस्ट को जम्मू एंड कश्मीर में मार दिया गया है। भारत ने 59 जितनी मोबाइल ऐप्स, चाइना की मोबाइल ऐप्स को बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। फिर गवर्नमेंट ने एक फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स 2020 लॉन्च किया है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड ये 5 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स क्रिएट करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर जो है अपनी सॉइल को टेस्ट करवा पाएंगे। गगनयान मिशन जो है वो टाइम पर लॉन्च किया जाएगा, बताया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने। और कुछ दूसरी हेडलाइंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक मज़ेदार ये है कि फ्रांस जो है 6 रफाल प्लेन हमें एंड ऑफ जुलाई तक पहुंचा देगा। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।